हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक है जो आरएस प्री के लिए, उसमें कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमें देखने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन है और पूरे सॉल्वर्ड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो 2023 के प्री की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से एक श्वापक पीड़ाहारी यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध कौन सी है, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो लेने के बाद उनको लेने की आदत पड़ जाती है, नशे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा मॉर्फिन। इसके बाद निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया एवं दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है, यानी कि किस किस से ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल और उत्तल लेंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाएं। ठीक है, तो इसका सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी बिट, फिर उसके बाद आएगी बाइट और उसके बाद फिर आएगी किलोबाइट और उसके बाद आएगी मेगाबाइट और उसके बाद आएगी गीगाबाइट और उसके बाद आएगी टेराबाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। इसके बाद हम बात करते हैं कि 23 अगस्त 2023 से के LCA यानी कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, यानी कि इसने मिसाइल के बारे में पूछा है करंट अफेयर से जोड़ करके। तो इसका सही आंसर होगा दृश्य सीमा से परे, यानी कि BVR मिसाइल है ये, जो हवा से हवा में मार करती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमिलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया था वह है, यानी कि उस लॉन्चर का नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा PSLV C55, यानी कि उसमें करंट अफेयर में रहा था। अप्रैल की बात है, अक्टूबर को पेपर हुआ था 1 अक्टूबर को। तो देख लीजिए करंट कितना पीछे का पूछता है। इसके बाद ये 6 महीने पुराना करंट हो गया। इसके बाद यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो विमाएं वही बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा क्वांटम वेल। इसके हमारे नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, इसलिए आप RAS पुष्ट का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। तो MP3 है, वो नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद आता है प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सही होगा क्योंकि प्रोटीन जैसे अंडों से और मीट से प्राप्त होती है जंतुओं से, उसी प्रकार पौधों से जैसे कि सोयाबीन होगी, ठीक है, दालें होगी, उनसे हम प्राप्त करते हैं। तो ये सही होगा। प्रोटीन एमिनो अम्लों से बने होते हैं, तो ये बात भी सही है क्योंकि एमिनो अम्ल है वो मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। तो ये गलत है इसमें, और प्रोटीन हमारे शरीर के रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, ये बात भी सही है। तो आप इनके जो ऑप्शन है उन पर भी ध्यान देना, क्योंकि जो और आगे की परीक्षाएं हैं जैसे कि इस बार वाला पर ही है, तो उनमें अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो घुमा फिरा के इन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चन दोबारा बना लेता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं बनाएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं बनाएगा, तो भी इन्हीं टॉपिक से बनाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बना सकता है दोबारा। फिर आता है ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में निहित समूहजन यानी कि एग्लूटिनोजन के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से है। तो इसमें ना तो A होता है और ना ही B होता है। ठीक है, ये 10वीं क्लास के जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेंगू। डेंगू क्योंकि वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता है। डिप्थीरिया, निमोनिया और प्लेग ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है तो हो गई फाल्सीपेरम। फाल्सीपेरम से जो मलेरिया होता है वो खतरनाक लेवल का मलेरिया होता है, उसमें बचने की कोई संभावना नहीं होती। इसके बाद है NTU मापने की इकाई है, यानी कि NTU से क्या मापा जाता है। तो जल की अविलता यानी कि टर्बिडिटी मापी जाती है इससे।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता। तो लाइकेन है वो प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। लाइकेन के बारे में आपको और बताऊं तो ये शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध के रूप में पाया जाता है और इसको बायो इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ गया आपने राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हिस्ट्री से और जो अपना साइंस है उससे जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो नेहरू काल में संस्थान स्थापित किए गए थे उनमें से एक है। तो ये तिरुवनंतपुरम है। और इसके बाद आता है हमारा RS परी 2021 का क्वेश्चन पेपर, उसको हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बाद आता है जो 2021 में केमिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि CNG है वो मुख्यतः क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि CNG का जो घटक है, मेन घटक, वो होता है मीथेन। ऑप्शन सी होगा। CNG का ये मुख्य घटक है, ये हाइड्रोकार्बन मिश्रित जीवाश्म ईंधन है जो पेट्रोलियम कूप से निकलती है, यानी कि जो पेट्रोलियम को खनन किया जाता है तो उसके कुओं से ये निकलती है। इसे उच्च ऊष्मीयमान व कम प्रदूषणकारी होने के कारण आदर्श ईंधन की संज्ञा दी जाती है। ये हम डिटेल्ड क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपके जो भी आगे क्वेश्चन आए इन टॉपिक से वो आपके यही से आ जाए और आपके गलत न हो। इसका प्रयोग वाहनों में करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम तक संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन था, उसके बाद आ गया जंतु विज्ञान से यानी कि जूलॉजी से। तो मैलिग्नेंट मलेरिया इज क्योज्ड बाय, यानी कि दुर्दम मलेरिया होता है वो किससे होता है। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 23 में भी आया था और इसके बाद है वो 2021 में भी पूछ लिया। तो इसी का वही आंसर होगा, प्लाज्मोडियम फिल्सीपेरम से हमने अभी किया था। इस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसके बारे में और थोड़ा देखें तो दुर्दम मलेरिया का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम फिल्सीपेरम है। इसे सेरेब्रल मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपको अगले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि सेरेब्रल मलेरिया किससे होता है या सेरेब्रल मलेरिया किसे कहते हैं। ठीक है, इससे मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रमुख रूप से प्रभावित होता है जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो इसमें सही आंसर होगा ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क को करता है। एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिलती है हमें कि रोग वाले चैप्टर से क्वेश्चन ठीक पूछे जा रहे हैं। और अगर इसके बारे में और देखें हम तो जापानी इंसेफेलाइटिस मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यह बीमारी फ्लेवी वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। यह रोग जानवरों से मनुष्य में फैलता है। तो फ्लेवी वायरस हो गया इसका कारक। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिले कि ये जापानी इंसेफेलाइटिस रोग है वो किसकी वजह से होता है। तो फ्लेवी वायरस की वजह से होता है और इसके वाहक होते हैं वो मच्छर होते हैं। यह रोग जानवरों से मनुष्य में फैलता है, यानी कि जूनोटिक रोग है, मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। इसमें मस्तिष्क में सूजन व संक्रमण हो जाता है जिससे सेंट्रल नर्व सिस्टम प्रभावित होता है। तेज बुखार, सिर दर्द, कंपकंपी इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण है। इसके बाद आ गया स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक पहुंचती है। वैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्वनि के बहुप्रवर्तन के कारण। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के बहुप्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह डॉक्टरों द्वारा मरीज के दिल के धड़कन की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर एक रोग से क्वेश्चन आ गया। तो देखो इसमें रोग से तीसरा क्वेश्चन है ये। तो रोग वाला चैप्टर है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता एवं उसका गर्भस्थ शिशु है। तो इसमें दो रिक्त स्थान फिल करने, यानी माता का जो RH ग्रुप है वो बताना है और गर्भस्थ शिशु है उसका RH ग्रुप बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि माँ है वो RH नेगेटिव है और जो उसके पेट में पल रहा बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। अब देख ले हम RH फैक्टर के बारे में थोड़ा सा। तो RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस विनर ने दक्षिण अफ्रीका के एक बंदर की प्रजाति में की थी। ठीक है, जो एक प्रकार का एंटीजन है। इस बंदर का नाम भी पूछ ले तो आपको बताना है, मकाका बंदर में की थी।
ठीक है, उसी के नाम पर फिर इसका RH नाम रखा गया था। और जिसमें यह एंटीजन पाया जाता है वह RH पॉजिटिव और जिसमें नहीं पाया जाता है वह RH नेगेटिव कहलाता है। RH कारक भी आनुवंशिक होता है, यानी कि ये जेनेटिकली एक दूसरे से आगे आगे पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यदि माता RH नेगेटिव है और उसका गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है तो दूसरा बच्चा असुरक्षित होगा, यानी पहले बच्चे के जन्म पर कोई समस्या नहीं होगी और दूसरा जो बच्चा होगा उसी माता के तो उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें एक रोग होता है, उस रोग का इसमें नाम नहीं बताया गया है, उसका नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसमें ये ब्लड ग्रुप बताए गए हैं कि पिता का क्या होगा, माँ का क्या होगा और बच्चे का क्या होगा, तो मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें बाकी सब सेफ है, क्योंकि अगर तीनों के पॉजिटिव है माँ बाप और बच्चे के तो सेफ है, तीनों के नेगेटिव है तो भी सेफ है, और बाप का नेगेटिव है माँ का पॉजिटिव और बच्चे का उसके पेट में जो बच्चा है उसका पॉजिटिव है तो भी सेफ है। लेकिन अगर पिता का पॉजिटिव है माँ का नेगेटिव है और उसके पेट में पल रहा जो बच्चा है उसका भी नेगेटिव होगा तो अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये गलती है भाई, बच्चा है वो उसके पेट में पॉजिटिव होना चाहिए तब अनसेफ होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है कोई। इसके बाद ट्राइसोमी 21 इज नाउन एच, यानी कि ये जो अपने डाउन सिंड्रोम वाला है ना उसका क्वेश्चन है। इसमें 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, जिससे क्या होता है 21वां गुणसूत्र है वो 3 बार बन जाता है किसी बच्चे में, तो उससे कौन सा रोग होता है। ये फिर रोग का क्वेश्चन आ गया भाई, चौथा क्वेश्चन है रोग से। तो डाउन सिंड्रोम, इससे इसका जो सही आंसर होगा इस रोग ट्राइसोमी की वजह से डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एक आनुवंशिक दोष है जो गुणसूत्र संख्या 21 में उत्पन्न विकार के कारण होता है, जिसमें असामान्य कोशिका विभाजन होता है। इस विकार के कारण बौद्धिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षणों में फ्लैट चेहरा, बादाम से आंखें, उभरी हुई जीभ तथा इस बीमारी से पीड़ित बच्चे सामान्य बच्चों के से अलग व्यवहार करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है। तो जूनोटिक रोग नहीं है, यानी कि जो जंतुओं से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है वो नहीं है, ये फिर रोग वाला आ गया। ठीक है, तो रेबीज किससे होता है, पागल कुत्तों के काटने से। प्लेग होता है वो किन से फैलता है, वो चूहों से फैलता है। सारस रोग है वो किससे फैलता है, ये भी जंतुओं से मनुष्य के अंदर फैलता है। ठीक है, ये कोरोना वाली कैटेगरी का ही रोग है। तो बोला था ना कि ये चमगादड़ों से फैला था अभी कोरोना काल में। और जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये किससे नहीं फैलता है, जंतुओं से नहीं फैलता है, ये कवक द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, ब्लैक फंगस के नाम से इसको जाना जाता है। ये काफ़ी चर्चा में रही थी प्री से पहले, 2021 के प्री से पहले राजस्थान में हो गई थी ये कुछ जगह पे, तो इसको महामारी घोषित कर दिया था राजस्थान सरकार ने। तो ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो एक दुर्बल और खतरनाक फंगल संक्रमण है। म्यूकोरमिसेट्स नाम के सूक्ष्म जीवों के चपेट में आने से होता है। ये वातावरण, मिट्टी आदि में मौजूद रहते हैं। इनका संक्रमण त्वचा के घाव व श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, यह मुख्यतः साइनस, फेफड़ा, त्वचा और दिमाग पर हमला करता है। इससे इन्फेक्शन किसी भी उम्र या लिंग के रोगों को हो सकता है। इस फंगस से सर्वाधिक खतरा कोविड-19 पॉजिटिव, कैंसर, डायबिटीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनके हुए हैं, एड्स के जो रोगी हैं उनको होता है। जबकि रेबीज, प्लेग और सार्स जूनोटिक रोग है। जानवरों से मानव में फैलने वाले रोगों को जूनोटिक रोग कहा जाता है, जैसे कोविड-19, इबोला आदि है वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेम वही बात इसमें बताई गई है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए और डी। तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं, ए, डी, ई और के है वो वसा में घुलनशील है तथा बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरी, सी से सकरवी। इसमें नाम उनके अक्षर के अनुसार याद रख लीजिए, जैसे कि बी से बेरी,
सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स हो गया, और ये रिकेट्स है वो हड्डियों का रोग है। ई की कमी से बाल व त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, इससे प्रजनन क्षमता भी कमजोर हो जाती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। कृषि, पशुपालन और डेयरी से क्या पूछा गया है? कड़कनाथ एक किस्म है, यानी कि किसी की मतलब प्रजाति पूछ ली, ठीक है। तो कड़कनाथ है, ये मुर्गे की नस्ल है जो मध्य प्रदेश के झाबुआ और दार्जिलिंग में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और वसा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए भारत सरकार ने इसे जीआई टैग 2019 में प्रदान कर दिया था। इसका स्थानीय नाम काली मासी है, जो इसके काला रंग होने के कारण पड़ता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात यानी कि पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन यानी कि डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080p यानी कि पिक्सल का अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 1920 इंटू 1080 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। जो वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो या कोई और वीडियो देखते हो तो उसके कॉर्नर पर आपको ये दिखाई देता है कि इसका पिक्सल क्या किया जाता है, कौन सी इसको कैपेसिटी में देखा जाए। 720, 1080 ये इसकी कैटेगरियाँ होती है। अगर आप इसको मैथमेटिक्स के तरह से भी देखोगे तो भी ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं MOEMS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो होगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ये नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इसके माध्यम से सूक्ष्म आकार के सिग्नलों को तेजी के साथ डेटा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? तो इसमें आया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में ये है। आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे राजस्थान की तो उसमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके बारे में दिया होगा, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर राजस्थान के जोधपुर जिले में अवस्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में की गई थी। इसका लक्ष्य राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तकनीकी को उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रोत्साहित करना, राज्य की नीतियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकों के उपयोग हेतु सलाह एवं सहयोग प्रदान करना। तो जब हमारे सिलेबस में दिया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से जो DST वाला पोर्शन है उसको जरूर देखना है। इसके बाद ये फिर आ गया एक क्वांटम डॉट है। तो ये क्वांटम डॉट है, इसका सही आंसर होगा अर्धचालक नैनो संरचनाएं। नैनो टेक्नोलॉजी वाले से है। मैंने पहले भी बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी के जो नोट्स है उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप RS बूस्टर चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF ले सकते हो। इसके बाद अपने क्वांटम डॉट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनो संरचना वाला क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। यह कृत्रिम नैनो संरचना है। जब प्राप्त बैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इन अर्धचालक नैनो कणों से टकराता है तो इनके द्वारा विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जन किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जब क्वांटम डॉट पर UV गिरती है तो क्या परिणाम निकलता है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जन किया जाता है। एकल अणु के स्तर पर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम है तथा कैंसर जैसे रोगों के निदान और उपचार में सहायक हो सकते हैं। इसके बाद ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया था डिफेंस टेक्नोलॉजी से कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बलस्य मूल विज्ञानम। तो आपको थोड़ा सा बेसिक भी देख लेना है। मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे 22 टॉपिक मैंने बताए थे उसमें। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो DRDO है, इसकी स्थापना है वो 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। इसके बाद आता है कि कौन सा आवर्ती बैंड इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इनसेट और जीसेट तो भारत के संचार उपग्रह हैं।
तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। एमएफ जो बैंड है वो इसमें काम में नहीं लिया जाता है। का, कू और सी बैंड इसमें काम में लिए जाते हैं। इसरो के अनुसार भारत में उपग्रह संचार हेतु उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख आवर्ती बैंड है एस बैंड, सी बैंड, अपर एक्सटेंडेड बैंड, सी बैंड, कू बैंड और का बैंड। इनसेट जीसेट उपग्रह इन्हीं बैंड के ट्रांसपोंडरों को ले जाते हैं। अतः स्पष्ट है इनसेट जीसेट उपग्रह संचार हेतु एमएफ आवर्ती बैंड का उपयोग नहीं करता। इसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, उससे क्वेश्चन आता है कि बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। तो बायोमास का जो उल्टा पिरामिड है वो हमेशा जो जल के निकाय होते हैं उनमें पाया जाता है। तो जल का निकाय इनमें कौन सा है? समुद्री। ठीक है, तो उसमें पाया जाता है। ये हमारा 2021 का जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। देखें तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले जो 2-3 चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। जो पुरानी 10वीं की बुक्स थी उसके अंदर एक चैप्टर था, उसको पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी आपको 9वीं 10वीं विज्ञान की पुस्तक है वो ज़रूर पढ़नी है, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद आपको नैनो टेक्नोलॉजी और ये जो डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी है उनको ज़रूर देखना है। इनके आप कहीं से नोट्स या ज़्यादातर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी इसी के साथ ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि 2018, 16 और 15 के जो पेपर हैं उन पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।